A very warm and cheerful good evening to you all student. Today we are going to discuss about the chapter number 5 principles of inheritance and variation. हमने इसमें आपका कंप्लीट कर दिया था पेडिग्री एनालिसिस के तक और अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में. ठीक है, तो लेट मी टेल यू जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपके 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो चलो इनके बारे में बारी बारी से डीप में पढ़ते हैं, सभी साथ के साथ नोट्स बनाते चलें. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में. ठीक है, तो मैं बता दूं आपको ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं. देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जनरली वो और डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि आपके ऑकर होते हैं या कह सकते हैं कॉज्ड होते हैं किसकी वजह से, सिंगल जीन के ऑल्ट्रेशन की वजह से. तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, दे आर कॉज्ड ड्यू टू ऑल्ट्रेशन इन सिंगल जीन. तो लिखिए पहला पॉइंट इसका, they are caused due to alteration in single gene. ये आपके सिंगल जीन के ऑल्ट्रेशन की वजह से होते हैं. चलो भाई इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं आगे क्या होता है. अब ऐसे डिसऑर्डर्स को, ये जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इन्हें हम क्या कर जो है ट्रेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पेडिग्री एनालिसिस की वजह से. ठीक है, सभी लिखेंगे, दे कैन बी ट्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. अब और देखते हैं कि भाई और क्या जानकारी है हमें इस डिसीज़ के बारे में. ठीक है, या सॉरी डिसऑर्डर के बारे में. अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं और मे ऑल्सो बी द लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम्स. ये 6 क्रोमोसोम से लिंक्ड भी हो सकते हैं. तो सभी लिखेंगे, दे कैन बी डोमिनेंट, ये आपके डोमिनेंट हो सकते हैं, एंड रिसेसिव भी हो सकते हैं, एंड मे बी लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम्स. ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स से लिंक्ड भी हो सकते हैं. ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है. अब देखिए बहुत सारी डिसीज़ अंडर कैटेगराइज की जाती हैं आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के. ठीक है, तो हम अभी वो डिसीज सारी पढ़ेंगे जो कि आपके 12th क्लास के इस चैप्टर में दी गई हैं. सबसे पहले जो इसमें डिस्कस किया गया है आपका, वो किया गया है किसके बारे में, हेमोफीलिया के बारे में. तो आप सभी डाल लेंगे हेडिंग हेमोफीलिया. चलिए देखते हैं हेमोफीलिया में क्या होता है. ठीक है, हेमोफीलिया जो है वो आपकी एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है. ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज. तो लिखेंगे सभी, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज. ठीक है, दूसरा और क्या होता है इसके बारे में. देखिए ये जो डिसीज है इसमें क्या होता है, जो सिंगल प्रोटीन होती है जो कि हिस्सा होती है किसका, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का, जो कि आपके इन्वॉल्व रहती है किस चीज़ में, क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहती है ब्लड की. अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई भी आपका जो कैस्केड है प्रोटीन्स का इन्वॉल्व है किस चीज़ में, क्लॉटिंग के में ब्लड की. ठीक है, और वो इफेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उस पर्सन को अगर कट लग जाएगा तो वो उसमें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी. ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है, अगर कोई भी बारीक कट लग जाता है तो उन पर्सन्स में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है क्योंकि वो प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व रहती है किस चीज़ में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वो इनमें अफेक्टेड पाई जाती है. तो लिखेंगे सभी, इन दिस डिसीज में क्या होता है, वो प्रोटीन आपकी जो कि इन्वॉल्व रहती है, अ सिंगल प्रोटीन ऑफ
कैस्केड ऑफ डेट प्रोटीन, कैस्केड की उन प्रोटीन्स की विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग, जो किस में इन्वॉल्व रहती हैं, क्लॉटिंग में, विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग आर फाउंड टू बी अफेक्टेड, आर फाउंड टू बी अफेक्टेड। उनमें ये जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व रहती हैं वो अफेक्टेड पाई जाती हैं, ठीक है। तो भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एज अ रिजल्ट इन अफेक्टेड इंडिविजुअल जिनमें कि ये प्रोटीन्स जो कोड करती है वो अफेक्ट पाई जाए, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन अफेक्टेड इंडिविजुअल में इवन अ माइनर कट, एक आपका नॉर्मल सा माइनर कट, ठीक है, इवन माइनर कट लीड करता है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, क्या, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो भाई ये तो था आपका हेमोफीलिया के बारे में कि इसमें ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम इस चीज़ में इसमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि भाई हेमोफीलिया के केस में, ठीक है, फीमेल का अफेक्टेड होना जो होता है बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल को हेमोफिलिक बनने के लिए, ठीक है, मतलब हेमोफीलिया से ग्रस्त बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो उसकी मदर है वो लीस्ट कैरियर होनी चाहिए और फादर हेमोफिलिक होना चाहिए, और ऐसे केसेस बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए फीमेल का अफेक्टेड होना बहुत ही रेयर केसेस में होता है इसमें, ठीक है। इन दिस पॉसिबिलिटी of a female being हेमोफिलिक कैसी होती है, आपका हेमोफिलिक होने के लिए वो कैसी रहती है, पॉसिबिलिटी रेयर बिकॉज, क्यों होती है भाई, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत पड़ती है, मैंने बताया आपको भाई किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो उसकी मदर हो वो क्या हो, लीस्ट कैरियर हो, ठीक है। इसमें आपकी जो बता रहे हैं मदर जो है, ठीक है, मदर वो लीस्ट कैरियर होनी चाहिए अफेक्टेड जीन की, लीस्ट कैरियर, ठीक है। वेयर एज फादर मस्ट बी हेमोफिलिक, जो कि फादर है वो हेमोफिलिक होना चाहिए, ठीक है, एंड फादर मस्ट बी हेमोफिलिक, तब जाकर के फीमेल जो होगी वो कैसी होगी बेटा, हेमोफिलिक होगी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें एग्जाम्पल किस चीज़ का लेते हैं हम, देखिए इसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया जाता है वो किसका दिया जाता है, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो है वो शो करती है कैरियर ऑफ दिस डिसीज, तो हम लिख लेते हैं अभी कि क्वीन विक्टोरिया shows carrier of this disease, आई होप आपको इतने सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा डिसऑर्डर आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, जो कि होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो सभी डाल लेंगे सिकल सेल एनीमिया। देखेंगे इसमें क्या होता है, देखिए ये जो डिसीज होती है, ठीक है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होती है, ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। तो पहला पॉइंट इसमें आपका यही आता है, ठीक है, इट इज ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। ये डिसीज आपकी ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है, ठीक है। क्लियर है पहला पॉइंट सभी को। इसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या होता है। इस डिसीज के लिए दोनों पेरेंट्स हैं वो कैरियर होने चाहिए, ठीक है। इन दिस डिसीज
both the parents are the carrier of affected gene। अफेक्टेड जीन के दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए इस डिसीज में, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम इसके बारे में क्या लिखते हैं, देखिए ये जो आपका डिसीज है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये कंट्रोल की जाती है बाय द पेयर ऑफ एलील्स HbA एंड HbS, ठीक है। तो लिखेंगे दिस डिसीज is controlled by single pair of alleles which are your HbA, ठीक है, and HbS। आई होप आप सभी को इतने तक यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है इस बीमारी में, जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का वेलाइन के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज caused by substitution of glutamic acid अब देखिए जो ग्लूटामिक एसिड होता है आपका, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं GAG, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे GAG से, ठीक है। तो याद रखना GAG इसका आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन जानते हैं ना कि इसकी जगह कोई और ले ले, ठीक है। किसके साथ कौन करता है भाई इसका सब्स्टिट्यूशन, बाई वेलाइन, ठीक है, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं GUG से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है GAG का, किसके द्वारा, GUG के द्वारा। अब होता कहाँ पर है ये बताते हैं इसमें, ठीक है, कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पर होता है, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, क्लियर है सभी को। इस डिसीज में सब्स्टिट्यूशन हो गया किस चीज़ का, GAG का GUG के द्वारा, कहाँ पर, 6th बीटा ग्लोबिन पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, इतना समझ में आ गया सभी को। अब और क्या होता है इस डिसीज़ के बारे में ध्यान से समझेंगे। इस डिसीज़ में जो म्यूटेंट है आपका, ठीक है, मतलब म्यूटेशन की जो तरह जो वर्क करता है, जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अंडर को जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन, क्या करता है, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है। और उससे क्या होता है, आरबीसी की जो शेप है वो बायकन्वेव डिस्क से चेंज हो जाती है, किसमें, इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो लिखेंगे द म्यूटेंट HB मॉलिक्यूल, द म्यूटेंट HB मॉलिक्यूल अंडरगो, कहाँ क्या किसके अंडर को जाता है, आपको बताया मैंने कि इट अंडरगो ऑक्सीजन टेंशन, ठीक है, इट अंडरगो ऑक्सीजन टेंशन। और उसका इफेक्ट क्या होता है भाई, ऑक्सीजन टेंशन में जाने से, ऑक्सीजन टेंशन चेंजिंग, उसकी वजह से फिर क्या होता है, चेंज आ जाता है आपका, चेंजिंग द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी, ठीक है, फ्रॉम बायकनकेव डिस्क, बायकनकेव शेप होती है, पता है ना आरबीसी की, बायकनकेव डिस्क टू किसमें चेंज होगी भाई, जैसे इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, आपको क्लियरली दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है कि उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे चेंज होता है, इलोंगेटेड सिकल सेल, ठीक है, टू इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्लियर है। जल्दी से आप आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के बारे में बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, जल्दी से लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट डिसऑर्डर्स देखते हैं आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर का, जो कि आपकी 12th का क्लास है, ठीक है, मेंडेलियन में।
उसका नाम है फेनिल कीटोन्यूरिया। तो सभी डाल लेंगे फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया। चलिए समझते हैं क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें होता क्या है, देखिए ये जो आपका डिसऑर्डर है, ठीक है, वो जन्म से ही होता है, ठीक है, मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ में एरर होती है जन्म से, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिसीज़ होती है ऊपर से इनहेरिटेड की जाती है एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो सबसे पहले हम इसमें यही बताते हैं कि भाई ये जो डिसीज़ है ये इनबॉर्न एरर होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जन्म से ही, ठीक है। लिखेंगे सभी, इट इज इनबॉर्न error, it is inborn error in metabolism, क्लियर है सभी को? इनबॉर्न एरर होती है मेटाबॉलिज्म की। अब और इसे इनहेरिट किया जाता है कैसे? एज द ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। मेटाबॉलिज्म इनहेरिटेड एज, किसी तरह इनहेरिट की जाती है एज रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट, रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। ये तो रहा भाई इसके बारे में कि ये है क्या, भाई इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की जो कि इनहेरिट की जाती है आपकी रेसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट की तरह। अब इसमें और होता क्या है, ठीक है, इस डिजीज में बेसिकली मैं बता दूं आपको क्या होता है कि जो अफेक्टिव इंडिविजुअल होता है उसके अंदर एक एंजाइम की कमी होती है जो कि कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन को किस चीज में? टायरोसिन में, ठीक है। तो लिखेंगे हम सभी इसके बारे में। इन दिस डिसीज अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स द एंजाइम, उसमें एंजाइम की कमी होती है कि लैक्स द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स, जो कि कन्वर्ट करता है, दैट कन्वर्ट्स किस चीज की कन्वर्टेशन की बात कर रहे थे हम? आपका कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन, अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन इनटू टायरोसिन, किस चीज में? टायरोसिन में। तो बेटा ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि वो एक ऐसे एंजाइम को लैक करते हैं जो कि कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन को किस चीज में? टायरोसिन में। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, मैं इसे अंडरलाइन करके मार्क कर देता हूँ। अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? टायरोसिन में। उसकी कमी होती है इनके अंदर। और अब और क्या होता है, देखिए अब जब कमी है उनके अंदर किस चीज़ की? ऐसे एंजाइम की, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो अमीनो एसिड और जो अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन है आपका, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और होता क्या है, इसके वजह से फेनिलैलैनाइन जो है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपका ब्रेन में, ठीक है, किसके रूप में? आपका फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में। किसके रूप में? फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में, ठीक है। या फिर उसके अदर जो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं आपके किसके? अमीनो एसिड फेनिलैलैनाइन के, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, ड्यू टू दिस फेनिलैलैनाइन गेट्स एक्यूमुलेट हो जाता है इन ब्रेन। कहाँ पर? ब्रेन में, ठीक है, इन ब्रेन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए
वो इकट्ठा हो गया ब्रेन में, ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि एज अ रिजल्ट इसके इकट्ठे होने की वजह से जो पर्सनल इंडिविजुअल है जिसको जो इससे ग्रस्त है, ठीक है, उसके अंदर मेंटल रिटार्डनेस की प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल is mentally retarded, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लास्ट स्टेप इसमें और क्या हो सकता है। देखिए अब जब ये भाई ऑब्वियसली बात है कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या रीज़न, उसमें क्या क्या कारण, उसके साथ क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इसका जो है डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन भी, तब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसका अच्छी ढंग से नहीं होता है। और फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये एक्सक्रीट होता है यूरिन से ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, ठीक है। इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, आई होप आप सभी को फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में समझ में आ गया। इतना ही है आपके इसके बारे में। अब इसका जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं अब आपका, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो तब होते हैं जब आपका एक या एक से अधिक, ठीक है, क्रोमोसोम का लूज होता है या फिर गेन होते हैं, ठीक है, या फिर आपका इन एबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, तब ये कॉज की जाती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दे आर कॉज्ड, लिखिए, दे आर कॉज्ड ड्यू टू गेन, you can say due to excess loss और abnormal arrangement, क्या abnormal arrangement of one or more set of chromosomes, क्लियर है सभी को। तो अभी इसे वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो सभी उनको समझेंगे। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके के लिम्स में। ये जो इसका सेंट्रल पार्ट है ये कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है ये? सेंट्रोमियर, ठीक है, ये हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो होते हैं ये लिम्स होते हैं इसके, और वी कैन से क्रोमेटिड्स, जो कि क्या कहलाते हैं आपके? क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है इस पर जीन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइमरी जीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी जीन, ठीक है। और ये होते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीन्स। ये आपका जीन हो गया सपोज करो, ये हो गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जीन, ठीक है, जो उसके जस्ट सामने इसी तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग जीन। इतना क्लियर है। अब ये बताया क्यों है ये, अभी हम इससे पहले जो हमारा टर्म आते हैं इसमें, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इनमें जो हम टर्म पढ़ते हैं वो पहला टर्म होता है आपका एनियोप्लॉइडी, ठीक है। सबसे पहले आप डालेंगे सभी के सभी कि एनियोप्लॉइडी होता क्या है, ठीक है। एनियोप्लॉइडी, चलिए मैं बता देता हूँ आपको एनियोप्लॉइडी होता क्या है, ठीक है। इसमें गेन होता है या फिर लॉस होता है, ठीक है, वन और मोर क्रोमोसोम्स का। किसकी वजह से? फेलर की वजह से, सेग्रीगेशन में फेलर की वजह से। क्रोमेटिड्स का जो सेग्रीगेशन में फेलर होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, तो उसकी वजह से जो गेन या फिर लॉस होता है जीन्स में, ठीक है, सॉरी क्रोमोसोम्स में, वो कहलाता है आपका एनियोप्लॉइडी। तो आप सभी लिखेंगे इट इज गेन और लॉस ऑफ, इट इज गेन और
लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेलर ऑफ segregation of chromatids during cell division जो सेल डिवीजन के टाइम में फेलर हो जाता है सेग्रीगेशन में क्रोमेटिड्स की, उसकी वजह से या तो गेन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स या फिर लॉस हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। समझ में आ गया सभी को? देखिए जो एन्यूप्लॉइडी होती है वो हम कैटेगराइज करते हैं उसे 3 टाइप्स में, सभी लिखेंगे। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, इन्हें 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे सभी अच्छे से कि कौन कौन से होते हैं वो आपके 3 टाइप्स। पहला जो टाइप होता है इसका वो होता है ट्राइसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि ट्राइसोमी क्या होता है। देखिए ट्राइसोमी जो होता है उसमें गेन होता है 1 क्रोमोसोम्स का, ठीक है, और उसे डिनोट किया जाता है 2n+1 से, ठीक है। इट एग्जिबिट्स गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम एंड डिनोटेड बाई 2n+1। और इसे डिनोट करते हैं हम किससे? डिनोटेड बाई 2n+1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? दूसरा देखेंगे क्या होता है। दूसरा टाइप जो होता है इसका वो कहलाता है आपका मोनोसोमी। क्या कहलाता है? मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है? देखिए बेटा, मोनोसोमी के अंदर बताया जाता है कि इसमें एक लॉस होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, और इसे डिनोट किया जाता है 2n-1 से। तो इट एग्जिबिट्स लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम एंड डिनोटेड बाय 2n-1। इसे 2n-1 के द्वारा डिनोट किया जाता है, क्लियर है। अब थर्ड टाइप कौन सा होता है वो देखेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप में बताया जाता है आपको कि इसको जो होता है वो होता है टेट्रासोमी। क्या कहलाता है? टेट्रासोमी, ठीक है। अब देखेंगे टेट्रासोमी क्या होता है। टेट्रासोमी में क्या होता है? गेन होता है 2 क्रोमोसोम्स का, ठीक है, और इसे डिनोट हम करते हैं 2n+2 से। लिखेंगे सभी। इट एग्जिबिट्स गेन ऑफ 2 chromosomes and denoted by 2n+2। क्लियर है सभी को इतना? अब जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिसऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। ले लिए सभी ने? चलो देखते हैं आगे क्यों। चलिए हम पहला डिसऑर्डर पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पहले को पढ़ते हैं, जो कि आपका है डाउन्स सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन्स सिंड्रोम। डाल लीजिए सभी जल्दी से। अब लिखेंगे इसके बारे में, देखेंगे पहले, उससे पहले समझ लें कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। देखिए ये जो था आपका सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, लैंगडन डाउन के द्वारा 1866 में, ठीक है। तो लिखना फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन in 1886 में ये लैंगडन डाउन ने 1866 में इसे डिस्क्राइब किया था। क्लियर है सभी को? लैंगडन डाउन ने। अब और क्या बताया जाता है आपको इसके बारे में? देखिए कि ये जो बीमारी है आपकी, किस चीज़ की? डाउन सिंड्रोम की। ये आपका कॉज की जाती है किससे? एडिशन से। जो आपका एडिशन होता है, ठीक है, ऑफ 1 कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर 21।
क्रोमोसोम नंबर 21 की जब एक्स्ट्रा कॉपी होती है तब जो डिसऑर्डर होता है वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था अभी आपको कि जहाँ पर भी आपका एडिशन होता है 1 क्रोमोसोम का तो क्या कहलाती है, ट्राइसोमी। तो इसमें जो है ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। ठीक है, तो सब भी लिखेंगे। इट इज कॉज्ड, लिखिए, इट इज caused due to additional copy of chromosome number 21, chromosome number 21 मतलब ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी होती है किस चीज़ की, 21 की। इतना क्लियर है सभी को। अब भाई जब एडिशनल कॉपी आ गई, ट्राइसोमी हो गई, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल में। देखिए, इंडिविजुअल जिनमें ये होती है, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब जिनमें ट्राइसोमी ऑफ 21 होती है वो शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल आर शॉर्ट स्टेचर्ड, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर्ड होते हैं वो आपके। और क्या होता है, उनकी जो टंग होती है वो फरोड होती है, हैव फरोड टंग। जो उनका माउथ है वो पार्शियली खुला होता है, एंड हैव पार्शियली ओपन माउथ, क्लियर है। और क्या होता है, देखिए, ये जो होते हैं इनमें इंडिविजुअल में फिजिकल और मेंटल रिटार्डनेस पाया जाता है। दे हैव फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डनेस, क्लियर है सभी को। ठीक है, चलो इसके बाद डिस्क्राइब, चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा होता है आपका। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है आपका लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। चलिए देखते हैं लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। देखिए, ये आपके डिसऑर्डर में क्या होता है, देयर इज द एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो लिखेंगे सभी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू additional copy of X chromosome, इसमें इंडिविजुअल के पास एक्स्ट्रा कॉपी होती है किस चीज़ की, एक्स क्रोमोसोम की। तो जब खुद ही बताइए भाई कि एक्स क्रोमोसोम की उसके पास एडिशनल कॉपी है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। अब एडिशनल कॉपी है एक एक्स की तो +1, टोटल कितना हो गया, मतलब उसके पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 47। मतलब कि उसका जो कार्योटाइप होगा वो क्या होगा, 47। ठीक है, इंडिविजुअल हैज कार्योटाइप ऑफ 47, मीन्स एक्स एंड वाई, ये उसके पास कार्योटाइप होता है। क्लियर है, समझ में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, अब भाई इफेक्ट क्या होगा इसका, इसके पास एडिशनल कॉपी है तो उसके का इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके पास ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है वो तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है विद फेमिनाइन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गायनोकोस्मेटिया। ठीक है, तो वो इसे बोलते हैं। और ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन दिस डिसऑर्डर अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट with feminine development of breast, with feminine development of breast।
क्लियर है सभी को। इसमें जो फेमिनाइन डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है, ब्रेस्ट का, वैसे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर फेमिनाइन डेवलपमेंट होता है। और बेटा ये जो आपका फेमिनाइन डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोइकोमास्टिया, ठीक है, लिख लीजिए गाइनोइकोमास्टिया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो डेवलपमेंट ऑफ फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोइकोमास्टिया, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल, दीज इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, दीज इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। आई होप आप सभी को पूरी तरह से लिनफेल्टर सिंड्रोम समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा डिसऑर्डर है, टर्नर्स सिंड्रोम। डाल लीजिए जल्दी से, टर्नर्स सिंड्रोम, लास्ट वन। टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है, अब ये समझेंगे। देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये जब होती है जब इसमें क्या होता है, एब्सेंस होती है वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, लिखेंगे इट इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है भाई कि उसके पास एक क्रोमोसोम्स की जो है वो कमी है। टोटल हमारे पास 46 होते हैं, एक की कमी है मतलब -1, तो उसका कार्य टाइप क्या होगा बेटा, 45। क्लियर है। तो देखिए क्या करते हैं हम इसके बारे में, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। इंडिविजुअल हैज कार्योटाइप 45 विच इज योर X0, ठीक है। इसमें जो कार्योटाइप पाया जाता है X0 पाया जाता है, ठीक है। और सच फीमेल्स आर ऑल्सो स्टेराइल, ठीक है, सच फीमेल्स आर स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम जो बताते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो नॉट डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग तो है बट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से इनकी जो ओवरीज होती हैं वो रूमिडेंट्री होती है। कैसी होती है, रूमिडेंट्री ओवरीज। लिखते हैं हम इसमें, दे है रूमिडेंट्री ओवरीज, इनकी रूमिडेंट्री ओवरीज होती हैं। क्लियर है। और क्या चेंजेस नजर आते हैं इनमें, देखिए इनमें कमी होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, दे लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दे लैक secondary sexual characters. So finally we have completed this chapter. All the best guys, do give you all the best. मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ साथ, तो आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते चलें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो। और ध्यान रखना कमेंट सेक्शन में, इसके बायो में मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का, चैनल के जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप पेज को फॉलो करके वहाँ से इन नोट्स को ले सकते हैं, मैंने उन्हें वहाँ पर पोस्ट कर दिया है, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों से ज़्यादा शेयर करें जो कि क्या कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हमारे इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने के कैंपेन में हमारी मदद करें। टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग।